नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी में। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और इस टॉपिक का नाम है यूसीसी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हम आए दिन अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, सुनते हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता है क्या, इसकी अवधारणा क्या है और इसके अंदर किस चीज़ की मांग की जाती है, क्या क्या से प्रोविज़न होने चाहिए और हमारे देश में क्या सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। इस चीज़ की भी चर्चा हम इसमें करेंगे और समय समय पर इसकी डिमांड क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लेक्चर होगा वो 2 से 3 पार्ट में होगा और ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर होगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जान पाएँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और देश में यह कहाँ लागू है, क्या कहीं लागू भी है। तो इस चीज़ की चर्चा के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कह दे रहे हैं यूसीसी। इसी को हम लोग बोल सकते हैं समान नागरिक संहिता। क्या बोल सकते हैं? समान नागरिक संहिता। जैसा कि टॉपिक में ही क्लियर हो जा रहा है कि समान दैट मीन्स इक्वल, नागरिक दैट मीन्स फॉर सिटीजन्स, संहिता कानून। मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए एक समान, हर एक क्षेत्र में, हर एक मामले में, चाहे पर्सनल हो चाहे सिविल हो, कोई भी मामला हो, उस मामले में सभी नागरिकों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबरी का। जैसे कि हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून के समान बराबर हैं। इसमें किसी भी रीजन के आधार पे, किसी भी कास्ट के आधार पे, किसी भी सेक्स के आधार पे, किसी भी बर्थ प्लेस के आधार पे या नस्ल के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच कोई भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कंट्राडिक्शन देखने को मिल जाता है। तो वो कंट्राडिक्शन को दूर करने का जो दवाई है वो यूसीसी है। अब कहाँ कहाँ कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, इस बात पे हम चर्चा करें तो देखते हैं कि हमारे देश में सभी बड़े धर्म हैं, कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हमारे देश में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और भाषा बोलने वाले, अलग अलग आधारों पर यहाँ पर विविधता पाई जाती है। धार्मिक विविधता भी है। तो धार्मिक विविधता है, हर एक धर्म का एक अपना अलग कल्चर है, अपना कस्टम है, अपने रहने का रीति रिवाज तरीका है, उनके निजी जीवन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से चूँकि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी ये सब आते हैं। तो क्या है कि अभी की स्थिति ये है कि हिंदुओं की जो पर्सनल मैटर्स हैं उस चीज़ को तो कोडिफाई कर दिया गया, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, जो ज्यूज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इनका जो पर्सनल लॉ होता है वो इनके हिसाब से चलता है। इनके लिए संविधान में कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं किया गया है या पार्लियामेंट से पास करके कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। हाँ, संविधान में ये जरूर कहा गया है कि राज्य जो है डीपीएसपी में, राज्य जो है वो ये प्रयास करेगा कि आने वाले समय में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान हो जाए,
ताकि किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सके। तो चलिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके आधार पर हम पॉइंट वाइज करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में, हमारे दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो इट वुड प्रोवाइड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, इट वुड अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स। इसके कहने का मतलब ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरे देश में एक साथ सभी नागरिकों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट के लिए एक कानून की बात करता है, जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए उनके पर्सनल मैटर में लागू होता हो। समझ गया? जैसे कह रहा है कि इट वुड प्रोवाइड वन लॉ, ये एक ही लॉ प्रोवाइड करता है फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश में, इन देयर पर्सनल मैटर्स, पर्सनल मैटर में। अब आप कहेंगे कि सर ये पर्सनल मैटर क्या होता है? तो पर्सनल मैटर जो होता है, जैसे कि मैरिज हो गया, यानी कि शादी से संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो उसका इलाज कैसे होगा भाई, तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। तो हिंदुओं के अंदर तो हिंदू कोड बिल पास करके उसके लिए कोडिफाई कर दिया गया, सारे लॉ पास कर दिए गए, उसमें प्रावधान कर दिए गए। लेकिन बाकी अदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सिख बुद्ध को छोड़ करके, हिंदुओं को छोड़ करके अदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इस तरह का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। तो उनमें मैरिज पर्सनल मैटर में आ जाता है, उसके बाद से डाइवोर्स आ जाता है, तलाक, उसके बाद से आ जाता है इनहेरिटेंस, एडॉप्शन यानी कि उत्तराधिकार, ये सब चीज़, गोद लेना, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल मैटर के अंतर्गत आती हैं। और इन पर्सनल मैटर में अगर कोई इशू आता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, उसका जजमेंट कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं, हिंदुओं में भी और मुस्लिम में भी। अब कहता है कि जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या होता है? तो हमारे संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम आपको बता दें कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है वो सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइन का काम करता है। और कोई जाकर कोर्ट में कह देगा कि जो डीपीएसपी के प्रोविज़न है इसको लागू करवाइए, तो कोर्ट कहेगा नहीं, हमारे पास का नहीं है। क्योंकि जो डीपीएसपी होता है उसमें जो प्रावधान किए गए रहते हैं, उसमें जो प्रोविज़न किए गए रहते हैं वो किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। वो सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइन है कि हाँ आप ये सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि गौ हत्या नहीं करेंगे, जैसे कि मद्य निषेध पर पाबंदी लगाएंगे, जैसे कि लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, जैसे कि आने वाले समय में जो है लोगों को एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से सरकार के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं जो भी डीपीएसपी में प्रोविज़न दिए गए रहते हैं। तो हमारे आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें ये कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि राज्य ये कोशिश करेगा आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, संविधान को फ्रेम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, उसकी रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उस समय स्थितियां हमारे देश की बहुत अलग थी। उस समय कम्युनलाइजेशन भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। लोग धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज करके, और उस समय बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें थी हमारे सामने। तो एट दैट टाइम ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको डीपीएसपी में डाल दिया। डीपीएसपी में डाल दिया। डीपीएसपी में डालने का मकसद ये था कि आने वाले समय में जब भी स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होंगी, यानी अनुकूल होंगी, तो उस समय ये नियम जो है पार्लियामेंट में पास करके सारे देश में एक साथ लागू किया जा सकता है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर उस समय ये चीज़ें लाई जाती तो और कितना ज़्यादा कम्युनलाइजेशन बढ़ता, समाज में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ता, इस समय देश टूट जाता। उस समय ये स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो उस समय लागू नहीं किया गया, तो बाद में इस चीज़ को लाया जाना है, अभी तक नहीं लाया गया है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि जब भी सोसाइटी में इस चीज़ की बात उठती है कि समान नागरिक संहिता लाया जाए, तो यहाँ पर हलचल शुरू हो जाता है। नेताएं जो हैं बयानबाजी करने लगते हैं और तरह तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की जाती है। तो एक तरह से
प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ये सोच नहीं होनी चाहिए। आज जो है समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, और हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से ही अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जाती है तो समाज में इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, कम्युनलाइजेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर एक प्रोग्रेसिव समाज की, अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि हाँ हर चीज़ संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, तो ये भी संविधान में ही कहा गया है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 44 में कि डीपीएसपी में कि राज्य कोशिश करेगा, एंडीवर करेगा आने वाले समय में कि इस चीज़ को लागू किया जाए, ताकि किसी भी धर्म में, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन न रह जाए कि इस धर्म को, हमारे लिए तो कानून बन गया है लेकिन इस खास समाज के लिए कोई कानून नहीं है, ये लोग अपने मर्जी के हिसाब से करते हैं। या उस धर्म के अंदर भी मेल और फीमेल के बीच जो डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि मेल और फीमेल, जो मेल डोमिनेट करते हैं, फीमेल को उतना अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इस तरह से धर्म के अंदर जो उनके जो महिला और पुरुष हैं उनके बीच में भी डिफरेंस होता है, और जो अदर रिलीजन है उनके बीच में भी डिफरेंस आता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमको एक प्रोग्रेसिव इंडिया बनाना है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ चलना है। तो जो भी रिक्वायर्ड जो रिफॉर्म है हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें समय के साथ आना ज़रूरी है, नहीं तो ये सोसाइटी एक तरह से विकृत स्वरूप ले लेगा और इसका फ़ायदा गलत लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है। तो इसके आगे हम ये कोशिश करते हैं आगे जानने के लिए, जैसा कि आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि किसी भी कोर्ट में हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते हैं, ये सरकार की मर्जी है। लेकिन इसके उलट एक मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट जो होता है वो इन्फोर्सेबल है। राज्य, कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करती है या छीनती है तो उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जा कर के हम अपनी अधिकारों की मांग कर सकते हैं, और कोर्ट इस चीज़ को दिलाता है, सुनिश्चित करता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 37 में कहा गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इसके पहले भी कहीं है? तो हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोवा। गोवा इज द शाइनिंग एग्जांपल ऑफ द सक्सेस ऑफ यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गोवा में बहुत ही अच्छे तौर पे सक्सेसफुल है। वहाँ पे ये काम करता है, किस रूप में काम करता है? तो कॉमन फैमिली लॉ के रूप में यह काम करता है। यानी कि पूरे देश में, इंडिया में एक ऐसा स्टेट है गोवा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सक्सेसफुल है। वहाँ पे समान नागरिक संहिता है सभी रिलीजन के लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के अंतर्गत कौन कौन से रिलीजियस कम्युनिटी जाते हैं। तो हिंदुओं के अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट आते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग जो है उनके पर्सनल मैटर को रन कराने के लिए, चलाने के लिए अलग तरह से लॉ है। जैसे कि हिंदुओं के लिए हमने बात किया तो हिंदुओं में तो उनके जो पर्सनल मैटर्स थे उनको कोडिफाई कर दिया गया, और मुस्लिम्स के लिए, ज्यूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए कोडिफाई नहीं किया गया है। यानी कि कोई सरकारी इस तरह का नियम कानून नहीं है। वो अपना जो उनका अपना है, जैसे कि मुस्लिम में है कुरान और हदीस, उसके हिसाब से जो उसमें शरीयत के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो उस चीज़ के हिसाब से चलते हैं। तो सोचना होगा कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर कार्य होता है। तो हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। अगर कोई जाकर के कह दे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, लेकिन फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए न्यायालय के सामने भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं कि आखिर वो फैसला करे तो करे कैसे। क्योंकि पार्लियामेंट जो कोर्ट है, न्यायालय है, जुडिशरी है, उसका काम लॉ बनाना नहीं है। लॉ बनाना काम होता है पार्लियामेंट का।
तो पार्लियामेंट जब तक इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाती है तब तक दिक्कतें आती हैं। कोई भी अगर मामला चला जाता है कोर्ट में तो जजेज जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि वो किस हिसाब से वो दें, और चूँकि उनको देना ज़रूरी है न्याय सभी को, क्योंकि वो हमारे देश की जुडिशियरी सिस्टम है। सब चीज़ से लोग हार मान जाते हैं लेकिन कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा या देख लूँगी। तो इस तरह से कोर्ट का जो बिलीफ है लोगों के अंदर, ये चीज़ बना रहना चाहिए। तो कई बार कोर्ट के सामने भी ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि हम किस तरह से दें, तो उस समय ये ज़रूरत पर महसूस होती है कि नहीं, सभी के लिए अगर एक ही तरह का कानून रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहता है, तो कोर्ट को भी डिसीजन देने में, वर्डिक्ट देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदू मेजोरिटी एक्ट यानी कि 1955 एंड 6 में हिंदुओं के लिए हर तरह का जो है नियम आ गया, जिसमें बुद्धिस्ट पर भी लागू होता है और सिख पर भी लागू होता है, जैन पर भी लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट आ गया 1955 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया 1956 में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आ गया, एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आ गया। ये सारा चीज़ कोडिफाई कर दिया गया पार्लियामेंट में और उस समय से लागू हो गया। तो ये चीज़ें हिंदुओं के और सिख के और जैन के संबंध में अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जाता है, कोर्ट में कोई इशू जाता है, तो उस चीज़ तो आसानी से सॉल्व हो जाता है क्योंकि उनके लिए कानून है। लेकिन बाकी जो मुस्लिम्स हैं और अदर कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए कोई कोडिफाइड रूल नहीं है, तो उनके लिए दिक्कतें हो जाती हैं कोर्ट के सामने कि किस तरह से हम इनके लिए फैसला करें। तो जो मुस्लिम्स हैं वो शरीयत लॉ जो होता है, जो 1937 में जो है इस चीज़ को गवर्न किया गया, तो हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो शरीयत के लॉ के हिसाब से उनका जो पर्सनल मैटर होता है वो चलता है। इसके अलावा जो मुस्लिमों की बात हमने की कि मुस्लिम जो हैं उनका जो पर्सनल मैटर होता है वो शरीयत के हिसाब से होता है, कुरान और हदीस के हिसाब से होता है, उनका जो पर्सनल बोर्ड होता है उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। उसी के तरह से जो क्रिश्चियंस हैं और ज्यूज़ हैं वो भी उनका जो पर्सनल मैटर्स का गवर्न होता है वो भी उसके अपने हिसाब से ही होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश में सभी के लिए अभी ये कहा जाए तो एक तरह से राइट टू इक्वालिटी इंश्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका पर्सनल मैटर है लोगों का वो डिफरेंट है, अलग अलग है, लोग अपने हिसाब से करते हैं। यानी कि हमारे लिए जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि हिंदू, उनके लिए कोडिफाई कर दिया गया है, मुस्लिम ज्यूज क्रिश्चियन के लिए कोडिफाई नहीं किया गया है। तो जुडिशरी को इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम महसूस होता है, वो सोचते हैं कैसे हम करें। तो समय समय पर इस चीज़ का मांग उठता रहता है और आने वाले समय में इस चीज़ को संभव है कि सब लोग जागरूक हैं, समझते हैं, इस चीज़ को आएगा। तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देश में ऐसा कौन सा स्टेट है, एकमात्र स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सक्सेसफुल वो अप्लाइड है। और हमारे संविधान में जो संविधान निर्माता हैं उनका सोल स्पिरिट क्या था। तो ये सारे चीज़ों को इस वीडियो में हमने समझा। अब हम आने वाला समझेंगे कि इसके फेवर में जो लोग आर्गूमेंट देते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड